नमस्कार। आइए गोदान सुनते हैं। मेरा नाम रचना यदुवंशी है और आजकल मैं आपको कहानियों के फोरम किस्सा कहानी पर गोदान पढ़ के सुना रही हूँ। अब तक मैंने आपको 21 अध्याय पढ़ के सुना दिए हैं और आज 22वें अध्याय की बारी है। 22वें अध्याय में प्रवेश करने से पहले मैं चाहूँगी कि आपको थोड़ा सा रिकैप दे दूँ मैं 21वें अध्याय में क्या कुछ हुआ था, जिससे आप 22वें अध्याय में तारतम्यता स्थापित कर पाएँ। 21वें अध्याय में हमने देखा था, प्रेमचंद जी ने लिखा था कि जो शिकार के लिए टोलियां निकली थी, 3 टोलियां थी 2-2 लोगों की। तो जो आखिरी टोली के विषय में प्रेमचंद जी ने लिखा था वो थी मिस्टर तनखा और मिर्ज़ा खुर्शीद की। मिर्ज़ा खुर्शीद ने 20वें अध्याय में एक हिरन मारा था और बहुत ताज़ा और बहुत सुंदर हिरन मारा था और वो शिकार के तौर पे उसे ले जाने वाले थे। लेकिन जब वो मिर्ज़ा जो है मरे हुए हिरन के पास पहुंचते हैं तो अचानक से उनमें ग्लानि की भावना आ जाती है और वो जो है उसको नहीं ले जाना चाहते अपने साथ। ये बात मिस्टर तनखा को अच्छी नहीं लगती। उनका कहना था कि इतना अच्छा शिकार भी हुआ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस वक्त जो आसपास में ही एक लकड़हारा लकड़ियाँ काट रहा था वो वहाँ पे आ जाता है और मिर्ज़ा उससे कहते हैं कि तुम इसे उठा के अपने घर ले चलो, तुम अपने परिवार को ये हिरन दे दो। और फिर इस प्रक्रिया में प्रेमचंद जी ने कुछ एक प्रसंग आगे बढ़ाया है कि पहले तो मिर्ज़ा, चूँकि बहुत ही प्रेमचंद जी ने जैसे उनके व्यक्तित्व का खांचा खींचा है कि बहुत ही बड़े डील डॉल के व्यक्ति, बहुत ही रिष्ट पुष्ट व्यक्तित्व था मिर्ज़ा खुर्शीद का। तो जब लकड़हारा लेके चल रहा था और कुछ ऐसी बातचीत हुई तो उन्हें लगा कि लकड़हारा ये सोच रहा है कि वो नहीं उठा पाएंगे हिरन को, तो उन्होंने इसे चुनौती के तौर पे स्वीकार किया और थोड़े दूर जो है वो अपने कंधे पर मरे हुए हिरन को लेकर वो चले थे। इसी बीच जो है वो मिस्टर तनखा से भी उन्होंने मौज ली। 21वें अध्याय में आपने सुना कि जब मिस्टर तनखा से उन्होंने कहा कि आप लेके चलेंगे, तो तनखा ने पहले तो एकदम विड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं ले पाऊंगा, बहुत भारी है। तो वहाँ पर आनंद लेने के लिए मिर्ज़ा ने कहा कि अभी तक आप मुझे जितने भी प्रस्ताव दे रहे थे, बिजनेस प्रपोजल्स थे जो मिस्टर तनखा के, कि आप चुनाव लड़ लीजिए और खड़े हो जाइए काउंसिल के लिए, वो सब जो अभी तक मिर्ज़ा खुर्शीद ने नकार दिए थे उनके सारे प्रस्ताव, तो वो कहते हैं कि अगर मैं आपको शर्त लगाना चाहता हूँ कि अगर आप 100 कदम इसे लेके चल लें तो मैं वो सारे प्रस्ताव मान लूँगा जो अभी तक आप मुझे दे रहे थे। तो मिस्टर तनखा जो है उनके इस ट्रैप में आ जाते हैं और उनको लगता है कि ये तो कोई बुरी डील नहीं है, मैं कोशिश कर सकता हूँ और अगर ऐसा हो जाता है तो शायद मिर्ज़ा उनकी बात मान जाए। लेकिन मिर्ज़ा खुर्शीद जानते थे मिस्टर तनखा जो है वो 100 कदम की जो शर्त लगी थी वो 50 पर भी आ जाती है, लेकिन मिस्टर तनखा जो है वो इस हिरन को ले जा कर के 50 कदम भी नहीं चल पाते और प्रेमचंद जी ने लिखा है कि वो गिर जाते हैं, इतना भारी उनको लगता है, उनको आदत ही नहीं थी। उसके बाद जो है लकड़हारे को ही उठाना होता है और वो भी उन्होंने उसमें लिखा है, प्रेमचंद जी ने बड़ी रोचक पंक्तियां हैं कि लकड़हारा मन में सोचता है कि तुम लोग बस कागज़ काले कर लेते हो, असली जो जांबाजी है, जो हिम्मत है, जो ताकत है वो हम ही लोगों में होती है, ये हमारा रोज़ का काम है। उसके बाद अंत में आपने देखा था कि लकड़हारा जब उस हिरन को लेके अपने गांव पहुंचता है, एक पुरवा दिखाया है प्रेमचंद जी ने, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं और छोटा सा गांव है जिसे पुरवा कहा है प्रेमचंद जी ने। वो सब आ जाते हैं और बहुत खुश होते हैं और स्पेशली जो लकड़हारी का परिवार है उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं कि ये तो हमारा है, और उसकी बच्ची बीच बीच में तहजीब से कहती है कि नहीं ये वो लोग लेके आए हैं तो उनका है। तो कुल मिला के अंत में ही होता है कि उस पुरवा में ही उस हिरन का जो शिकार किया था मिर्ज़ा ने उसको पकाया जाता है, और चूंकि वो इतना बड़ा था, इतना भारी था, तो लगभग पूरे मोहल्ले में जो भी वहाँ पे रिहाइश थी वहाँ के लोगों को मिर्ज़ा उसको बंटवाते हैं। सारे लोग उस मटन का, हिरन के मांस का आनंद लेते हैं और वो शराब पीते हैं, लोकल देसी शराब, ऐसा प्रेमचंद जी ने लिखा है, और बहुत खुश होते हैं मिर्ज़ा, चूँकि आसपास के लोग जिन्होंने फ्री की दावत उड़ाई मिर्ज़ा के इस शिकार की, वो बहुत खुश होते हैं। तो मिर्ज़ा ये देख के बहुत खुश हैं कि उनके आसपास के लोग खुश हैं और एक तरीके से उनको थोड़ा अंदर से स्पिरिचुअली हैप्पी वो फील करते हैं कि उनकी वजह से कुछ लोग खुश हुए, तो ये बहुत खुशी की बात है। और वो ये कहते भी हैं कि ऐसा अगर रोज़ होता तो कितना अच्छा होता, आज का दिन बहुत मुबारक था। तो तनखा चिढ़ के कहते हैं कि बिल्कुल मुबारक नहीं था, बहुत मनहूस था, कुछ नहीं मिला, पूरे दिन हमने जो है जंगलों में खाक छानी, एक अच्छा शिकार मिला वो भी आपने बांट दिया। तो जो है
मिर्ज़ा ने कहा कि मुझे आपके साथ कोई हमदर्दी नहीं है, मतलब दिखाया है कि, तो आप समझे अब तक कि 3 टोलियां थीं, तीनों के जो अलग अलग अपने अपने जो उनकी टोलियां बनी थी, बेसिकली आप देखें अगर समझें इस बात को, तो एक उद्देश्य के तहत बनी थी कि क्यों मिस मालती मेहता के साथ गई, क्यों राय साहब के साथ खन्ना गए और क्यों तनखा और खुर्शीद गए। हर व्यक्ति का एक स्वार्थ था कि उसने किसका साथ पकड़ा और किसी का पूरा नहीं हुआ। अगर आप पूरी तारतम्यता से आपने सारे अध्याय सुने हैं, खासतौर से 18 से 20 वाले, तो ये हुआ अंत उन शिकार की टोलियों का कि उन्होंने बताया कि सारे आके बैठ गए एक जगह जहां उनको मिलना था, एंडिंग पॉइंट पे, और सबके मुंह लटके हुए थे क्योंकि किसी का भी जो प्रयोजन था, जो उद्देश्य था, वो पूरा नहीं हुआ था। आइए चलते हैं अब अगले 22वें अध्याय में, जहां प्रेमचंद जी हमें फिर से होरी के परिवेश में ले जाना चाहते हैं। जब से होरी के घर में गाय आ गई है, घर की श्री ही कुछ और हो गई है। धनिया का घमंड तो उसकी संभाल से बाहर हो रहा है। जब देखो गाय की चर्चा। भूजा छिज गया था, भूसा छिज गया था, ऊख में थोड़ी सी चरी बो दी गई थी, उसी की कुटी काटकर जानवरों को खिलानी पड़ती थी। आंखें आकाश की ओर लगी रहती थी कि कब पानी बरसे और कब घास निकले। आधा आषाढ़ बीत गया लेकिन वर्षा नहीं हुई। सहसा एक दिन बादल उठे और आषाढ़ का एक दोंगड़ा गिरा। किसान खरीफ बोने के लिए हल लेकर निकले कि राय साहब के कारकुन ने कहला भेजा, जब तक बाकी चुक न जाएगी किसी को खेत में हल नहीं ले जाने दिया जाएगा। मतलब बाकी का जो भी उनका लोन था, जो ऋण था, वो जब तक किसान नहीं चुका देंगे खेतों में हल चलाने की अनुमति नहीं होगी। किसानों पर जैसे वज्रपात हो गया। और कभी तो इतनी कड़ाई ना होती थी, अब ये कैसा हुक्म। कोई गांव छोड़कर भागा और तो कहीं कोई और भागा जाता था। अगर खेतों में हल न चले तो रुपए कहाँ से आएंगे, निकालेंगे तो खेत से ही ना। सब मिलकर कारकुन के पास जाकर रोए। कारकुन का नाम था पंडित गोसे राम। नए किरदार की एंट्री। आदमी बुरे नहीं थे मगर मालिक का हुक्म था, और आज असामियों पर यह जुल्म। होरी मालिक के पास जाने को तैयार हुआ, लेकिन फिर सोचा उन्होंने कारकुन को एक बार जो हुक्म दे दिया तो उसे क्यों टालने लगे। वह अगुआ बनकर क्यों बुरा बने। जब कोई और नहीं बोलता तो वही आग में क्यों कूदे। जो सबके सिर पे पड़ेगी वो भी झेल लेगा। किसानों में खलबली मची हुई थी। सभी गांवों के महाजनों के पास रुपए के लिए दौड़े। गांव में मंगरू शाह की आजकल चढ़ी हुई थी। मंगरू शाह एक और किरदार जो मेरे ख्याल से ब्याज पर पैसे देते थे। इस साल सन में अच्छा फायदा हुआ था। गेहूं और अलसी में भी उसने कुछ कम नहीं कमाया था। पंडित दाता दीन और दुलारी सगुआइन भी लेन देन करती ही थीं। सबसे बड़े महाजन थे झिंगुरी सिंह। वह शहर के बड़े महाजन के एजेंट थे। उनके नीचे कई आदमी थे और जो आसपास के देहातों में घूम घूम कर लेन देन करते थे। उनके अतिरिक्त और भी कई छोटे छोटे महाजन थे जो 2 आने रुपए ब्याज पर बिना लिखा पढ़ी के रुपए देते थे। 2 आने रुपए ब्याज पर बिना लिखा पढ़ी के, ध्यान दीजिएगा। गांव वालों को लेन देन का कुछ ऐसा शौक था कि जिनके पास 10-20 रुपए जमा हो जाते वही महाजन बन जाते थे। एक समय होरी ने भी महाजनी की थी। उसी का यह प्रभाव था कि लोग अभी तक ये समझते थे कि होरी के पास दबे हुए रुपए हैं। आखिर यह धन गया कहाँ? बंटवारे में निकला नहीं। होरी ने कोई तीर्थ व्रत भोज किया नहीं। गया तो गया कहाँ? जूते जाने पर उसके घट्टे बने रहते हैं। किसी ने किसी देवता को सीधा किया, किसी ने किसी को, किसी ने आना रुपया ब्याज देना स्वीकार किया, किसी ने 2 आना। होरी में आत्मसम्मान का सर्वथा लोप न हुआ था। जिन लोगों के रुपए उस पर बाकी थे उनके पास कौन मुंह लेकर के वो जाए। झिंगुरी सिंह के सिवा उसे और कोई नहीं सूझा। वे पक्का कागज लिखाते थे, नजराना अलग लेते थे, दस्तूरी अलग, स्टाम्प की लिखाई अलग। उस पर 1 साल का ब्याज पेशगी काट कर रुपया देते थे। 25 रुपए का कागज लिखा तो मुश्किल से 17 रुपए हाथ लगते थे। मगर इस गाढ़े समय में और क्या किया जाए। राय साहब की जबरदस्ती है, नहीं तो इस समय किसी के सामने क्यों हाथ फैलाना पड़ता। झिंगुरी सिंह बैठे दातून कर रहे थे। नाटे मोटे खलवाट, काले लंबी नाक और बड़ी बड़ी मूछों वाले आदमी थे, बिल्कुल विदूषक जैसे, और थे भी बड़े हसोड़। इस गांव को अपनी ससुराल बनाकर मर्दों से साले या ससुर, औरतों से साली या सलहेज का ही नाता जोड़ के रखते थे। रास्ते में लड़के उन्हें चढ़ाते थे, पंडित जी पालगी। झिंगुरी सिंह उन्हें चटपट आशीर्वाद देते थे, तुम्हारी आंखें फूटे, घुटना टूटे, मिर्गी आए, घर में आग लग जाए, वगैरह वगैरह। लड़के इस आशीर्वाद से कभी ना गाते थे, मगर लेन देन में बड़े कठोर थे। सूद की एक पाई नहीं छोड़ते थे और वादे पर बिना रुपए लिए द्वार से टलते नहीं थे।
हूरी ने सलाम कर अपनी विपत्ति कथा सुनाई। झिंगुरी सिंह ने मुस्कुराकर कहा, यह सब तो वह सब पुराना रुपया कहाँ गया तुम्हारा? पुराने रुपए होते ठाकुर तो महाजनों से अपना गला न छुड़ा लेता। सूद भरते किसको अच्छा लगता है? गड़े रुपए न निकालें चाहे सूद कितना ही देना पड़े। तुम लोगों की यही नीति है। कहाँ के गड़े रुपए बाबू, खाने को तो होता नहीं। लड़का जवान हो गया है, ब्याह का कहीं ठिकाना नहीं है। बड़ी लड़की भी ब्याहने योग्य हो गई है। रुपए होते तो किसी दिन इस दिन के लिए गाड़ के न रखते। झिंगुरी सिंह ने जब से उसके द्वार पर गाय देखी थी उस पर दांत लगाए हुए थे। गाय की डीलडौल और गठन कह रहा था कि उसमें 5 सेर से कम दूध नहीं था। मन में सोच लिया था हूरी को किसी अदम में डालकर गाय को तो उड़ा ही लेंगे। आज वो अवसर आ गया था। बोले, अच्छा भाई तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अब राजी हुए, जितना रुपया चाहे ले जाओ, लेकिन तुम्हारे भले के लिए कहते हैं कुछ गहने गांठे हों तो गिरवी ले रख दो। ऐसे लिखोगे तो सूद बढ़ेगा और झमेले में पड़ जाओगे। हूरी ने कसम खाई कि घर में गहने के नाम पे कच्चा सूत भी नहीं है। धनिया के हाथों में कड़े हैं, वो भी गिलट के। झिंगुरी सिंह ने सहानुभूति का रंग मुंह पे पोत के कहा, तो एक बात करो, ये नई गाय जो लाए हो इसे हमारे हाथ बेच दो। सूद इस टाम झगड़ों से बच जाओगे। 4 आदमी जो दाम कहें वो हमसे ले लो। हम जानते हैं तुम उसे अपने शौक से लाए हो और बेचना नहीं चाहोगे, लेकिन संकट तो टालना ही पड़ेगा। हूरी पहले तो इस प्रस्ताव पर हंसा, उस पर शांत मन से विचार भी न करना चाहता था, लेकिन ठाकुर ने ऊंच नीच सुझाया। महाजनी के हथकंडों का ऐसा भीषण रूप दिखाया कि उसके मन में भी ये बात बैठ गई कि ठाकुर ठीक ही तो कहते हैं, जब हाथ में रुपए आ जाए तो गाय ले लेना। 30 रुपए का कागज लिखने पर कहीं 25 रुपए मिलेंगे और 3-4 साल तक न दिए गए तो पूरे 100 हो जाएंगे। पहले का अनुभव यही बता रहा था कि कर्ज वह मेहमान है जो एक बार आकर जाने का नाम नहीं लेता। सूत्र बोला, मैं घर आकर सबसे सलाह कर लूं तो मैं आपको बताऊंगा। सलाह नहीं करना है, उनसे कह देना कि उधार लेने में अपनी बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं है। मैं समझ रहा हूं ठाकुर, अभी आके आपको जवाब देता हूं। लेकिन घर आकर उसने जो ही प्रस्ताव किया कोहराम मच गया। धनिया तो कम चिल्लाई, दोनों लड़कियों ने तो दुनिया सिर पे उठा ली। नहीं देंगे अपनी गाय, रुपए जहां से चाहो लेके आओ। सोना ने तो यहां तक कह डाला, इससे तो कहीं अच्छा है हमें बेच दो। गाय से कुछ बेसी मिल जाएगा। हूरी असमंजस में पड़ गया। दोनों लड़कियां सचमुच गाय पर जान देती थीं। रूपा तो उसके गले से लिपट गई थी और बिना उसे खिलाए कौर मुंह में नहीं डालती थी। गाय कितने प्यार से उसका हाथ चाटती थी, कितनी स्नेह भरी आंखों से उसे देखती थी। उसका बछड़ा कितना सुंदर होगा। अभी से उसका नामकरण हो गया था मटरू। वह उसे अपने साथ लेके सोएगी। इस गाय के पीछे दोनों बहनों में कितनी लड़ाइयां हुई थीं। सोना कहती थी मुझे ज्यादा चाहती है, रूपा कहती थी मुझे ज्यादा प्यार करती है। इसका निर्णय अभी तक नहीं हुआ था और दोनों अपने दावे पे कायम रहती थीं। मगर हूरी ने आगा पीछा सुझाकर आखिर धनिया को किसी तरह राजी कर लिया। एक मित्र से गाय उधार लेकर बेच देना भी तो बहुत वैसी ही बात है, लेकिन विपद में तो आदमी का धर्म तक चला जाता है और कौन सी बड़ी बात होगी। ऐसा ना हो तो लोग विपद से इतना डरें क्यों। गोबर ने भी विशेष आपत्ति नहीं की, वह आजकल दूसरी ही धुन में मस्त था। यह तय हुआ कि जब दोनों लड़कियां रात को सो जाएं तो गाय झिंगुरी सिंह के पास पहुंचा दी जाएगी। दिन किसी तरह कट गया। सांझ हुई, दोनों लड़कियां 8 बजते बजते खा पीकर सो गईं। गोबर इस करुण दृश्य से भागकर कहीं चला गया था। वह गाय को जाते हुए नहीं देख सकता था। अपने आंसुओं को कैसे रोकेगा। हूरी ने भी ऊपर से ही कठोरपन दिखाया। मन उसका चंचल था। ऐसा कोई कमाई का लाल नहीं जो उस वक्त उसे 25 रुपए उधार दे दे, फिर चाहे 50 रुपए ही ले ले। वह गाय के सामने जाके खड़ा हुआ। ऐसा जान पड़ा कि उसकी काली काली सजीव आंखों में आंसू भरे हुए हैं और कह रही है कि क्या 4 दिन ही में ही तुम्हारा मन भर गया मुझसे? तुमने तो वचन दिया था कि जीते जी न बेचोगे। यही वचन था तुम्हारा। मैंने तो कभी कोई गिला नहीं किया। तुमने जो रूखा सूखा दिया मैं वही खाकर संतुष्ट हो गई। धनिया ने कहा, लड़कियां तो सो गई, अब इसे लेके क्यों नहीं जाते? जब बेचना ही था तो अभी बेच दो। हूरी ने कांपते स्वर में कहा, मेरा तो हाथ नहीं उठता धनिया, उसका मुंह नहीं देखती। रहने दे, रुपए सूद पे ले लूंगा। भगवान ने चाहा तो सब अदा हो जाएंगे। 300-400 रुपए होते ही क्या है, एक बार बस ऊख लग जाए। धनिया ने गर्व भरे प्रेम से उसकी ओर देखा। और क्या, इतनी तपस्या के बाद तो घर में गाय आई है, उसे भी बेच दो। लोग कल रुपए जैसे सब चुकाएंगे वैसे हम भी चुका देंगे। भीतर बड़ी उमस हो रही थी। हवा बंद थी, एक पत्ती न हिलती थी, बादल छाए हुए थे, वर्षा के लक्षण न थे। हूरी ने गाय को बाहर बांध दिया। धनिया ने टोका, कहाँ लिए जाते हो? हूरी ने सुना नहीं, बोला, हवा में बांध दे रहा हूँ, आराम से रहेगी, उसकी भी तो जान है।
गाय बांधकर अपने मंझले भाई शोभा को देखने गया। शोभा को इधर कई महीने से दमे का आर्जा हो गया था। दवा दारू की जुगत नहीं थे, खाने पीने का प्रबंध नहीं और काम करना पड़ता था जी तोड़कर। इसलिए उसकी दशा दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। शोभा सहनशील आदमी था, लड़ाई झगड़े से कोसों दूर भागने वाला, किसी से मतलब नहीं, अपने काम से काम। होरी उसे चाहता था और वह भी होरी का अदब करता था। दोनों में रुपए पैसे की बातें होने लगी। राय साहब का नया फरमान आलोचना का केंद्र बना हुआ था। कोई 11 बजते बजते होरी लौटा तो भीतर जा रहा था कि उसे भास हुआ जैसे गाय के पास कोई आदमी खड़ा है। पूछा, कौन खड़ा है? हीरा बोला, मैं हूँ दादा, तुम्हारे कौड़े से आग लेने आया हूँ। हीरा उसके कौड़े से आग लेने आया है? इस जरा सी बात में होरी को भाई की आत्मीयता का परिचय मिला। गांव में तो और भी कौड़े हैं, कहीं से भी आग मिल सकती है। हीरा उसके कौड़े से आग ले रहा है तो अपना ही समझता है ना। सारा गांव इस कौड़े में आग लेने आता था। गांव में सबसे संपन्न यही कौड़ा था, मगर हीरा का आना दूसरी बात थी। और उस दिन लड़ाई के बाद हीरा के मन में कपट नहीं रहता। गुस्सैल है लेकिन दिल का साफ है। उसने स्नेह भरे स्वर में पूछा, तमाकू है, ला दूं क्या? नहीं, तमाकू तो है दादा। शोभा तो आजकल बहुत बेहाल है, कोई दवाई नहीं खाता तो क्या किया जाए। उसके लेखे के तो सारे वैद्य, डॉक्टर, हकीम अनाड़ी हैं। भगवान के पास जितनी अक्ल थी और उसकी घरवाली के हिस्से में पड़ गई। होरी ने चिंता से कहा, यही तो बुराई है उसमें, अपने सामने किसी को तो गिनता ही नहीं है। और चिढ़ने में तो बीमारी और इजाफा हो जाता है। तुम्हें याद है कि नहीं, तुम्हें इन्फ्लुएंजा हुआ था तो तुम दवाई उठाकर फेंक देते थे। मैं तुम्हारे दोनों हाथ पकड़ता था जब तुम्हारी भाभी तुम्हारे मुंह में दवाई डालती थी। उस पर हजारों तुम उसे गालियां देते थे। हाँ दादा, कैसे भूल सकता हूँ। तुमने इतना न किया होता तो मैं लड़ने के लिए कैसे बचा रहता। होरी को ऐसे मालूम हुआ कि हीरा का स्वर भारी हो गया, उसका गला भी रुंध गया था। बेटा, लड़ाई झगड़ा तो जिंदगी का धर्म है। इससे तो जो अपने हैं वो पराये थोड़े ही हो जाते। जब घर में 4 आदमी रहते हैं तो लड़ाई झगड़े भी होते हैं। जिसका कोई है ही नहीं उनसे कौन लड़ेगा। दोनों ने साथ में चिलम पी। तब हीरा अपने घर गया, होरी अंदर भोजन करने चला गया। आज यहीं खत्म करती हूँ मैं 21वां अध्याय, नहीं 22वां था ये। अगले 23वें अध्याय के लिए अगले रविवार आपसे फिर मुलाकात होगी। बने रहिए तब तक रचना यदुवंशी के साथ, गोदान के साथ और प्रेमचंद जी।